नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और पिछले सेशन में हम लोग क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 जो है पॉलिटिकल पार्टीज, उसको देख रहे थे। और उस सेशन में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का जो है मीनिंग समझे थे, पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था, है ना। आज इस सेशन में हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का नीड जो है, जो क्वेश्चन सबसे शुरुआत में पूछा गया था कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना। आज का टॉपिक है नेसेसिटी, मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्या है। इसका आंसर इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है हम लोग करते हैं। देखिए, नेसेसिटी मतलब पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्या है उसके बारे में देखेंगे, नेसेसिटी के बारे में देखेंगे, है ना। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन ए सेंस आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड अबव। बोला जा रहा है कि ये जो हम लोगों ने फंक्शंस देखा, 7 फंक्शंस देखा था हम लोगों ने, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। तो 7 फंक्शंस जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वही फंक्शंस के बारे में बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी यही सारे फंक्शंस करते हैं, वही सारे काम करते हैं, इसलिए उसका क्या है, नीड है। मतलब आपका आंसर इसी में मिल गया। जो फंक्शंस आपने पढ़ा था पिछले सेशन में, उसी में जो है वो नेसेसिटी का आंसर छुपा हुआ है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे perform all these functions, but we still need to ask why modern democracy cannot exist without political parties। बोला जा रहा है क्या कि हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज का नीड इसलिए है क्योंकि ये सारे फंक्शंस, जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में, वो सारे फंक्शंस के बारे में बोला जा रहा है कि सारे फंक्शंस को जो है परफॉर्म कौन करेगा, सारा फंक्शंस जो है पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का नीड जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आपसे क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो डेमोक्रेसी जो है एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। मतलब आज के दिन में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, अधिकांश देशों में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो आज के डेट में बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का होना क्यों जरूरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का नीड और किस लिए है भाई। तो बोला जा रहा है कि इसको जो है हम लोग इमेजिन करके समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्यों होता है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन लेना है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी ना हो, एक ऐसा कंडीशन लेना है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो वो कंडीशन के बारे में बोल रहा है क्या, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। देखिए, चुनाव हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन वहां पे चुनाव हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे, वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आजाद होंगे, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ काम करेंगे। मतलब समझिएगा कि कोई एक क्षेत्र है ना, जहां पे इलेक्शन हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो इलेक्शन फाइट करेगा, जो इलेक्शन जीतेगा, वो क्या करेगा कि वो उसी एरिया तक, उसी इलाके तक वो सीमित रह जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या होता कि सभी लोग, अब समझिए कि 140 करोड़ जनसंख्या है ना,
140 करोड़ जनसंख्या है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। सभी लोग चुनाव लड़ सकते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मापदंड दिया गया होगा कि अगर 18 साल का एज हो चुका है, 18 इयर्स के हो चुके हैं, तो वो इलेक्शन अगर लड़ सकते हैं, तो समझिएगा इलेक्शन लड़ने वाले लोगों की संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अभी लोकसभा में जो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उसकी संख्या क्या है, 543। कितना है, 543। लेकिन समझिए कि जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जो जीतते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को नाम आगे करते हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था। लेकिन समझिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता कि सारे लोग इंडिपेंडेंट है, कोई भी चुनाव लड़ लेता, हम लड़ लेते, आप लड़ लेते, जितने भी शहर में देख रहे हैं लोगों को, जितने भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जितने भी कंट्री में रह रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ सकते थे। तो वो एक जो है बोला जा रहा है कि सारे लोग क्या होंगे, इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो नो वन will be able to make any promises to the people about any major policy changes। इसलिए बोला गया कि वो मेजर पॉलिसी को चेंज करने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों भाई, एक लिमिटेड एरिया तक, समझिए कि एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक क्षेत्र है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, और समझिएगा आसानी से समझिएगा, ये कोई क्षेत्र है ना, ये कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, एक जीत कर जाएगा, है ना। तो वो जो है जीतने वाला लोग जो होगा, जीतने वाला पर्सन जो होगा, वो सिर्फ इसी क्षेत्र तक काम करेगा ना, वो पूरे देश की बात तो नहीं सोचेगा, पूरे देश के लिए तो वो नहीं सोचेगा कि पूरे देश में जो है अपने आर्मी सिस्टम को क्या कर दे भाई, सुधार दे, वो नहीं सोचेगा। क्यों, क्योंकि ये इसी क्षेत्र का वो जो है ना रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो मेजर पॉलिसी को वो चेंज नहीं कर सकता है, वो लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रह जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में और दे सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, एक होती है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेवल तक काम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पूरे इंडिया के लिए वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, पूरे भारत के लिए वो काम करता है, पूरे इंडिया के लिए काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टेट तक सीमित हो जाती है, एक स्टेट तक जो है लिमिटेड है, वो बाहर जाकर काम नहीं करती है। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड का सीएम जो है यूपी के लिए काम कर रहा हो, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो सारे लोग क्या होते, इंडिपेंडेंट होते, कोई भी चुनाव लड़ जाता। अब लड़ने से क्या होता कि चुनाव तो वो लड़ जाता, जीत भी जाता, लेकिन वो देश के लिए काम तो नहीं ना करेगा, वो पार्टिकुलर कोई जगह के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए काम करेगा, किसी खास जगह के लिए वो काम करेगा, पूरे देश के बारे में वो नहीं सोचेगा। द गवर्नमेंट may be formed but its utility will be remain ever uncertain। अब दूसरा कंडीशन यह भी बोल रहा है क्या कि मान लिया जाए कि वो चुनाव उन्होंने लड़ा, कॉन्टेस्ट किया और वो चुनाव जीत भी गए, और जीतने के बाद वो पार्लियामेंट में जाते भी हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वहां पे, उस कंडीशन में समझिएगा कि वो चुनाव जीत गया, पार्लियामेंट में चले गए, मान लिया जाए सरकार बना लिए किसी तरीके से, कुछ लोग मिलकर जो है सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो अनसर्टेन रहेगा, इसकी यूटिलिटी नहीं होगी। मतलब क्या, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना लेना चाहेगा पूरे देश की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्टिकुलर अपने क्षेत्र के लिए लेगा। वो चाहेगा कि हाँ भाई अपने क्षेत्र में रोड बनवा देते हैं,
वो चाहेगा क्या, वो सोचेगा क्या कभी कि पूरे भारत के लिए काम करें हम? नहीं सोचेगा, क्योंकि वो जीत कर आया है किसी खास आपका कंस्टिट्यूएंसी से, किसी खास एरिया से वो जीत कर आया है। तो इस कंडीशन में यही बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है देश के प्रति। वो पार्टिकुलर किसी एरिया के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। यही बात बोली जा रही है कि वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा है, वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा। किसके लिए जवाबदेह होगा? वो जवाबदेह होगा अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए मात्र, अपने क्षेत्र के लिए। एक कंडीशन में देखिए, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी है आज के डेट में, इलेक्शंस फाइट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे भारत के लिए सोचती है, किसी एक लोकेलिटी के लिए वो नहीं सोचती है। सोचिए कि कोई प्रोग्राम अगर चलता है या कोई बिल लाया जाता है, तो क्या वो बिल जो है किसी खास एरिया में लागू होता है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बिल लाया है तो वो बिल जो है पूरे भारत में लागू होगा, वो कानून जो है पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन एक कंडीशन ये देखिए, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो बोला जाए कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, जो जीते हुए लोग होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वो अकाउंटेबल तो होंगे, जवाबदेह तो होंगे, लेकिन किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो बस वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रति मतलब संसदीय क्षेत्र, मतलब अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो पूरे भारत के लिए काम नहीं करेंगे, पूरे भारत के बारे में जो है वो नहीं सोचेंगे। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन कोई भी रिप्रेजेंटेटिव देश कैसे चलेगा इसके बारे में वो सोचेगा नहीं। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो सभी लोग, पहला चीज बोल रहा है क्या कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो सभी लोग क्या है? इंडिपेंडेंट है, आजाद है भाई। कोई भी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। चुनाव अगर जीत गया और अगर वो सरकार किसी तरीके से बना भी लिए, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या होगा कि पूरे नेशन के लिए, पूरे कंट्री के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है सिर्फ अपने कंस्टिट्यूएंसी में काम करता है? नहीं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है, तो वो पूरे भारत के लिए काम करेगा। और सोचिए दूसरा कंडीशन है कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो वो जो है कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देश कैसे चलेगा, देश कैसे डेवलप करेगा, उसके बारे में वो सोचेगा नहीं। हाँ, ये जरूर सोच सकता है कि मेरा क्षेत्र कैसे डेवलप करेगा, लेकिन पूरे भारत के बारे में वो नहीं सोचेगा। We can also think about it by looking at the non-party based elections to be panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction. देखिए, एक और तरीका दिया है समझने के लिए। क्या बोल रहा है कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कैसे और हम लोग देख सकते हैं जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पे नहीं होती है। तो अपने नेशन में हम लोग इसको देख सकते हैं। जब आप लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े होंगे, सेंट्रल लेवल जिसको यूनियन लेवल भी बोला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में भी किसकी बात हो रही है? पंचायत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पंचायत की बात हो रही है।
कि हम लोग ये सेम कंडीशन हम लोग कहाँ देख सकते हैं? पंचायत का जब इलेक्शन होता है, मतलब मुखिया का जब इलेक्शन होता है, मुखिया का जब इलेक्शंस होता है, जब मुखिया का इलेक्शंस होता है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है डायरेक्टली। द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, बोला जाए कि जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ती है। इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन। लेकिन यह जनरली देखा गया है, आमतौर पर यह देखा गया है कि गांव के लोग जो है ना वो अलग अलग बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर पंचायत, अगर मुखिया का चुनाव हो रहा है तो अक्सर यह देखा गया है आपका कि सेम विलेज के लोग जो है वो बट जाते हैं। समझिएगा कि अगर दो लोग जो है मुखिया का चुनाव एक गांव से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग उस गांव के जो है, अगर दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है, तो कुछ लोग ए का सपोर्टर हो जाएंगे और कुछ लोग बी का सपोर्टर हो जाएंगे। तो नॉर्मली यही देखा गया है कि भारत में, इंडिया में अगर पंचायती लेवल का जब इलेक्शन देखते हैं, मुखिया का जब इलेक्शंस देखते हैं, तो उसमें ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि गांव के लोग जो है बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ईच ऑफ विच पुट्स अप ए पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स, जो अपने कैंडिडेट्स के बारे में, मतलब अगर लोग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायती लेवल का, गांव के लोग क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो गए, बट गए। अब बटने के बाद क्या बोला जा रहा है कि वो पैनल बना लेते हैं, कैंडिडेट्स का पैनल हो जाते हैं, मतलब कैंडिडेट्स का जो है सपोर्टर बन जाते हैं। कोई ए को जिंदाबाद बोलेगा, कोई दूसरे को बी को जिंदाबाद बोलेगा, है ना। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। बोला जाए कि इसलिए कि ज्यादातर देशों में जो है पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है ना, ज्यादातर देशों में पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। यही रीजन है, यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर देशों में पाई जाती है। वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, चाहे कोई देश बड़ा हो या छोटा हो, पुराना हो या नया हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, मतलब यही बोलना चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्यों होना जरूरी है। फंक्शंस करता है, जितने भी फंक्शंस है ना। ज्यादातर देशों में पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो देश बड़ा हो, छोटा हो, पुराना हो या नया देश बना है, ये वो या वो डेवलप्ड देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, या वो डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, डेवलपिंग है, प्रोग्रेस कर रहा है। द राइज ऑफ political party is directly linked to the emergence of representative democracy। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का राइज जो है, पॉलिटिकल पार्टी का राइज किससे लिंक्ड है? पॉलिटिकल पार्टी का राइज है वो किससे लिंक्ड है? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से वो लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? तो बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जनता का शासन होना। किसका शासन होना? जनता का शासन होना, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जनता डायरेक्ट जो है वो शासन नहीं कर रही है, लेकिन शासन करने के लिए, रूल करने के लिए क्या करती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ताकि उनके बदले ये लोग जो है डिसीजन ले सके, फंक्शंस कर सके। तो पॉलिटिकल पार्टी का राइज
होना, इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का राइज होना है। As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to represent this to the government. देखिए, बोला जा रहा है कि लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब सोसाइटी की बात हो रही है कि कोई सोसाइटी बहुत बड़ा है, समझ सकते हैं कि देश कोई बहुत बड़ा है, तो जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का होना जरूरी है। सोसाइटी जो है लार्ज होती है, अब सोसाइटी जितना बड़ा रहेगा उतने जो है कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, दिखेंगे आपको, समस्याएं वहां पे दिखेगी। भारत में देखिए 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ अगर जनसंख्या है तो क्या सभी लोग सुखी हैं? क्या सभी लोग जो है धनी हैं? नहीं। मतलब जितना ज्यादा बड़ा सोसाइटी होगा, जितना बड़ा सोसाइटी होगा, जितना ज्यादा जो है जनसंख्या होगा, वहां पे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको, दिखेंगे आपको, समस्याएं दिखेंगी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या होना जरूरी है? कुछ एजेंसियों का होना जरूरी है। कुछ एजेंसी का होना क्या है? जरूरी है। और वो कौन सी एजेंसी की बात हो रही है कि अगर सोसाइटी बड़ा है, देश बड़ा है, वहां पे पॉपुलेशन जो है ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है कुछ एजेंसी का होना जरूरी है जो समस्याओं को जो है दूर करे। वो एक एजेंसी की बात कर रहा है। यहां पे एजेंसी का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। आपको बताए थे फंक्शंस में, जो चुनाव जीत जाता है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, है ना? जो चुनाव जीत गया उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और जो चुनाव हार गया, जो पार्टी जो है ज्यादा सीट जीतकर नहीं आई है, उसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन बोलते हैं। बोलते हैं ना अपोजिशन। तो दोनों का काम अपना अपना है, डिफर करता है। रूलिंग पार्टी जो है बिल्स बनाएंगे, नए नए प्रोग्राम लाएंगे, स्कीम लाएगी। ये जो है अपोजिशन पार्टी का काम हमने बताया था पिछले सेशन में कि अपोजिशन का काम ही है सरकार की नाकामियों को उजागर करना, लोगों तक पहुंचाना। अगर ये अपोजिशन नहीं होता तब तो अपने मन से जो है रूलिंग पार्टी काम करती। तो यही एजेंसी की बात हो रही है कि ये एजेंसी की बात हो रही है कि आपका अगर सोसाइटी बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, समस्याएं वहां पे दिखेंगी, तो वहां पे क्या होना जरूरी है? एजेंसी का होना जरूरी है। यह एजेंसी का मतलब क्या हुआ? इस एजेंसी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का होना वहां पे जरूरी है। टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। ये एजेंसियों का काम क्या होता है? इस एजेंसी का काम क्या है? जो अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, जो अलग अलग विचार आ रहा है, उसको गैदर करना और उस ओपिनियन को, उस व्यूज को सरकार तक पहुंचाने का काम किसका है? इन एजेंसी को है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को है। अब समझिएगा कि कोई जो है रूलिंग पार्टी एक जो है स्कीम लाती है, एक बिल लाती है। अब उस मान लिया जाए कि उस बिल में क्या है? ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां हैं। अगर उस बिल में ड्रॉबैक्स है, कुछ कमी है, तो उस कंडीशन में ये एजेंसी ही, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं, अपोजिशन का जो रोल निभा रहा है,
उसका काम है कि लोगों तक वो समस्या है, वो जो अलग अलग ओपिनियन आ रहा है कि ये बिल से ज्यादातर लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे, निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो इस एजेंसी का काम क्या है कि इस व्यूज को किसके सामने लेकर जाना, गवर्नमेंट के पास लेकर जाना। They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. देखिएगा क्या बोल रहा है, दे नीडेड some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are necessary condition for a democracy. ये जो पारा है, इस पारा से भी आप, इस पैराग्राफ से भी आप पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्यों है उसका आंसर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। बोला कि दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। बोला जा रहा है कि कुछ वेज चाहिए जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता है, एक साथ लाता है, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आकर क्या कर सके, सरकार बना सके। सरकार का जो बिल है, जो स्कीम है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको अपोज भी कर सके। ये सारा काम, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी वही तो बताए थे, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, लोगों का समूह है जो एक साथ क्या करते हैं, आते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं और सारे फंक्शंस को करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो यही चीज यहां बोली जा रही है कि कुछ वेज चाहिए कि अलग 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 जो है रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन सा वे है, वो कौन सा तरीका, वो रास्ता कौन सा है कि सारे रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लेकर आए। वो सारी, वो वेज, वो जो तरीका है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे आ सकते हैं एक साथ, पॉलिटिकल पार्टी बना दो, लोगों को उसमें जोड़ो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, लोग जो है एक साथ आ गए, वो उन्होंने क्या किया, सरकार बनाया, लोग वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार के स्कीम्स को, पॉलिसी को, प्रोपेगेंडा को वो सपोर्ट भी करेंगे, अपोज भी करेंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोला जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इन सारे नीड्स को, इन सारे जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। तो आप यहां से भी जो है कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। यहां से आप आंसर इसका दे सकते हैं। देखिए ये फोटो कुछ आपके सामने आपके बुक्स में दिया हुआ भी है ना। अब इसमें है क्या कि लोग जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये शायद 14 का इलेक्शंस में हुआ था, 2014 का इलेक्शंस में, 2014 के इलेक्शंस में हुआ था, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जब प्याज और आपका सिलेंडर, एलपीजी का सिलेंडर का जो है रेट जो है, प्राइस जो है हाइक कर गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उस कंडीशन में जो है ना, उस कंडीशंस में लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा, एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोस्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोस्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस ऑफ ऑनियंस एंड
एलपीजी इन विशाखापट्टनम। मतलब जब प्याज और एलपीजी गैस सिलेंडर का जो है प्राइस क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो बीजेपी के जो महिला मोर्चा है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। और तो ये सारे पिक्चर्स में क्या दिखाया गया है, इन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, लिंक्ड है ना। यहां पे दिया ना कि बीजेपी महिला मोर्चा, है ना, वो बीजेपी की महिला मोर्चा थी सब, जिन्होंने ओनियंस और एलपीजी का जब प्राइस हाइक हुआ था, बढ़ गया था, तो उस समय जो है उन्होंने क्या आवाज उठाई थी। तो उसी तरीके से और दो फोटो था, है ना, कि वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। बोला जा रहा है कितनी पार्टियां होना चाहिए, है ना, कितनी पार्टी जो है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है होना चाहिए, ये आपका टॉपिक है। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये आपका टॉपिक है। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को क्या है, आजादी है। किस चीज की आजादी है भाई, तो बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, फॉर्मेशन उसका कर सकता है। कोई भी लोग जो है, कोई भी नागरिक जो है पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कर सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। देखिए अगर नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो बोला जा रहा है क्या कि बहुत बड़ी संख्या में जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है हर एक देशों में पाई जाती है। मतलब बहुत सारी पार्टियां जो है अधिकतर देशों में देखी जाती है, पाई जाती है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब भारत की बात कर रहा है कि भारत में क्या है भाई, भारत की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है क्या, कि भारत में 750 पॉलिटिकल पार्टी से भी अधिक है, रजिस्टर्ड है। कहां रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। मतलब भारत में 750 पार्टी से ज्यादा है। अब समझिएगा, इलेक्शन करवाने का काम, इलेक्शन का जिम्मेदारी जो है आपका, वो किसके पास होती है, इलेक्शंस करवाना, है ना, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना, इलेक्शंस जो है इलेक्शन का रिजल्ट देना, वो सारा काम करती है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनता है तो वो इलेक्शन कमीशन से आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो बोला जाए कि भारत में 750 पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा जो है रजिस्टर्ड है, ये डाटा है। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। अब देखिए पार्टी तो 750 है, लेकिन बोला जाए कि सभी जो है सीरियस कंटेंडर्स नहीं है। मतलब सीरियस कंटेंडर्स कहने का मतलब, नॉर्मली तौर पे देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन सरकार बनाने के रेस में मेनली इंडिया में जो है दो पार्टी होती है ना। ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, 750 पार्टी के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन सरकार बनाने के रेस में जो है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के रेस में दो पॉलिटिकल पार्टी जो है भारत में रहती है रेस में। वो है, एक है आपका बीजेपी, एक है आपका बीजेपी, दूसरा है आपका कांग्रेस, है ना। ये दो पॉलिटिकल पार्टी भारत में जो है रियल कंटेंडर्स है, या तो चुनाव ये जीतेंगे, ये सरकार बनाएंगे, या नहीं तो कांग्रेस बनाएगी। लेकिन आज के डेट में यह
कुछ पार्टियां ऐसी भी हो चुकी हैं जो थर्ड फ्रंट की बात करती है, मतलब वो पावर में तो नहीं आ सकते। थर्ड फ्रंट का मतलब समझिएगा, थर्ड फ्रंट, FRONT आपको मिलेगा कहीं ना कहीं आगे। थर्ड फ्रंट का मतलब है कि वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि सरकार जो है वो नहीं बना सकती है। अब सरकार नहीं बना सकती है लेकिन थर्ड फ्रंट बना सकती है। जैसे मेनली तो ये दो पार्टी है। अब देखिए, आपका आप है ना, आम आदमी पार्टी, SP, सपा जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, BSP उत्तर प्रदेश की पार्टी है, SP भी है और BSP भी है। तृणमूल कांग्रेस है ना, तृणमूल कांग्रेस पढ़ने को मिलेगा आगे, वेस्ट बंगाल की पार्टी है। अब समझिएगा कि बीजेपी भी पावर में नहीं आया, मेजोरिटी नहीं ला पाया, सरकार बनाने के लिए जितना सीट चाहिए वो उतना नहीं लेकर आया। कांग्रेस भी जो है नहीं लेकर आई। लेकिन ये सब जो पार्टियां हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म की है और सीट जीत कर आई है। तो ये थर्ड फ्रंट सोचेगी क्या कि हम किसी को जो है अपना सपोर्ट नहीं देंगे और हम लोग मिलकर ही क्या कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो ये थर्ड फ्रंट हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि पार्टियां तो 750 रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन सारी पार्टियां जो है रियल कंटेंडर्स नहीं है। मतलब लोग जो है, भारत के जो लोग हैं उसके सपोर्टर्स नहीं है। पार्टी तो बहुत सारी है लेकिन सभी पार्टी के लोग जो है सपोर्टर्स नहीं है। इतना सपोर्ट उनके पास नहीं है कि वो सरकार बना सके, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सके, इतना सपोर्ट उनके पास नहीं है। तो ये थर्ड फ्रंट हो सकता है आपका। यूजुअली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस और फॉर्म द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि कुछ ही पार्टीज जो होती है वो इफेक्टिव होती है, सरकार बना सकती है, इलेक्शंस जीत सकती है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, मिल रहा है क्या, तो आप बताओ कि कितने मेजर पार्टीज, इफेक्टिव पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। कितने मेजर पार्टी जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाएगा। अब मेजर कहने का मतलब यह है कि जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिए थे बीजेपी का, है ना, यहां पे एग्जाम्पल दिए बीजेपी का, दूसरा दिए कांग्रेस का, कि ये दो इफेक्टिव पार्टी है, मेजर पार्टी है इंडिया में, ये सरकार बना सकती है। फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया क्या, फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया थर्ड फ्रंट का, जो दूसरी पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने मेजर पार्टीज जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाएगा। कितनी मेजर पार्टियां। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कुछ देशों में सिर्फ एक पार्टी अलाउड है सरकार बनाने के लिए, सरकार को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। सिर्फ एक पार्टी, जो आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वन पार्टी सिस्टम, है ना, आप पढ़े होंगे वन पार्टी सिस्टम। तो बोला जाए कि कुछ देशों में सिर्फ एक पार्टी अलाउड है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट का फंक्शंस को यूटिलाइज करने के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। यहां से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम किसको बोला जा रहा है, तो वन पार्टी सिस्टम कहने का मतलब यह है
कि कुछ देशों में जो है ना सिर्फ एक पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट रन करती है, सरकार बनाने का हक सिर्फ एक पार्टी को है। और वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? वन पार्टी सिस्टम बोलेंगे। इन क्लास 9th, यहां पे दे भी दिया, इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू। देखिए बोला जा रहा है कि क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था, क्लास 9th में क्या देखा था? चाइना के बारे में बोल रहा है कि चाइना में जो है वन पार्टी सिस्टम है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी जो है चुनाव लड़ सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टी का नाम ध्यान में रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है ना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सिर्फ चाइना में जो है अगर इलेक्शन होगा तो कॉन्टेस्ट कौन करेगा, चुनाव कौन लड़ेगा? सिर्फ एक पार्टी चुनाव लड़ेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? जब एक ही पार्टी शासन करेगी, एक ही पार्टी रूल करेगी, तो इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। लोगों के पास क्यों मतलब नहीं है भाई? समझिएगा, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं रहेगा। एक ही बंदा है चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सामने कोई जो है दूसरा व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यही ना होगा कि हम तो जीत जाएंगे। अगर कोई वोट नहीं भी देगा तो हम अपना वोट वहां पे डाल देंगे, यही होगा ना। तो चाइना में बोला जा रहा है कि एक पार्टी सिर्फ अलाउड है चुनाव लड़ने के लिए, वो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिएगा, अब बोला जा रहा है क्या? Although legally speaking, people are free to form political parties। देखिए ये चाइना की ही बात कर रहा है कि चाइना में क्या है, पार्टी बनाने का अधिकार तो है। समझिएगा, चाइना में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार तो है, लेकिन चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, सरकार चलाने का अधिकार उसके पास नहीं है। यही बात यहां पे बोली जा रही है कि ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब वो वहां के लोग, चाइना के लोग जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लेकिन यहां पे यह बोला जा रहा है कि वहां की जो संविधान है ना, चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनाव पद्धति है, जो चुनाव कराने का तरीका है, वहां का जो रूल है, वो परमिशन नहीं देता है। किस बात का परमिशन नहीं देता है? तो कंपटीशन करने का, वो कंपटीशन करने का जो है आपको परमिशन नहीं देता है, कि पावर बांटने का, डिवाइड करने का, पावर को शेयर करने का वो परमिशन नहीं देता है। अब पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाया, चाइना की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाया, लेकिन वहां पे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद भी क्या है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनाव पद्धति है, जो नियम कानून है, वहां ये परमिशन नहीं है कि वो अपने पावर को क्या कर सके, शेयर कर सके। वो अपने पावर के बीच में कंपटीशन नहीं लाना चाहता है।
सारा फंक्शन जो है खुद करना चाहता है कम्युनिस्ट पार्टी। तो वही बात यहां पे बोली जा रही है आप लोग, वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। देखिए अब बोला जा रहा है आपको कि वन पार्टी सिस्टम जो है उसको गुड ऑप्शन नहीं माना जाता है, लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी नेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए क्यों भाई, क्यों नहीं अच्छा माना जाता है? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं देता है। मतलब हम लोगों के पास देखिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो है अलग अलग तरह का पार्टी है, वो आगे मिलेगा, है ना। हम लोगों के पास ऑप्शन है कि बीजेपी को वोट देना है, कि कांग्रेस को वोट देना है, कि जेडीयू को देना है, कि बीएसपी को देना है, कि डीएमको को देना है, किसे देना है। हम लोगों के पास क्या है? ऑप्शन है। लेकिन चाइना में ये ऑप्शन है क्या? चाइना में ये ऑप्शन नहीं है। अब इसलिए वन पार्टी सिस्टम को अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन 2020 या 21 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वन पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन क्या पूछा है? उसका फीचर्स पूछा था, खासियत पूछा था कि क्या फीचर्स होते हैं। 3 मार्क्स में ये आपको क्वेश्चंस पूछा था, है ना। तो वन पार्टी सिस्टम में यह होता है कि डिसीजन तेजी से लिया जाता है। वन पार्टी में क्या है? डिसीजन तेजी से लिया जाएगा। सरकार जो है दोबारा अगर इलेक्शन होता है तो सरकार बदलने का वहां पे टेंशन नहीं रहेगा, पॉलिसी चेंज होने का टेंशन नहीं रहेगा। और वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी, वो क्वेश्चन रिलेटेड है आपका क्लास 9th से, जो चाइना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। यहां पर तो छोटा सा दे दिया है, लेकिन 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है ना। सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। एनी democratic system must allow at least two parties to compete in elections and to provide a fair chance for the competing parties to come to power। अब देखिए बोला जा रहा है क्या, कहीं भी अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहीं भी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए? डेमोक्रेसी में बोला जा रहा है लोकतंत्र में, जहां पे लोकतांत्रिक देश है, जो देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, तो बोला जाए कि डेमोक्रेटिक नेशन में जो है कम से कम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। कितनी पार्टी का होना जरूरी है? 2 पार्टी का होना जरूरी है, कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए। क्यों 2 पार्टी होना चाहिए? अभी मैंने बताया चाइना में, चाइना का कंडीशन में क्या कि चाइना में जो है लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही पार्टी है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बोला जाए कि जहां भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा हम डिसीजन ले सके कि हमारे लिए कौन बेहतर हो सकता है। इलेक्शन में कंपटीशन होना चाहिए, फेयर चांस होना चाहिए कंपटीशन का। पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना जरूरी है। कंपटीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी को मन में आएगा वो अपने तरीके से वो काम कर सकता है।
और अगर यहां पे कंपटीशन होगा और अगर वो रूलिंग पार्टी अच्छा काम नहीं कर पाएगी, अच्छा काम नहीं करेगी, तो अगले इलेक्शन में हमको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है उसको वोट नहीं देंगे, उसको पावर से क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो रूलिंग पार्टी में अभी है, हो सकता है कि बाद में हम उसको अपोजिशन में बैठा दे, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन है ना। तो बोला जा रहा है क्या कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि वो पार्टी क्या करेगी, इलेक्शंस में compete करेंगी, एक दूसरे से कंपटीशन करेगी पावर में आने के लिए। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। देखिए बोला जा रहा है क्या कि कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में पावर जो है चेंज होता है, दो पार्टी के बीच में जो है पावर जो है चेंज होता है। सेवरल अदर पार्टीज may exist, contest election and win a few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chances of winning majority of seats to form government। देखिए बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है कम से कम डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी में दो होनी चाहिए। अब उनमें से बोला जा रहा है क्या उसके बाद कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पे पावर जो है दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होता है, चेंज होता है। शेयर नहीं बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, है ना। दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पावर क्या होता है, चेंज होता है। वहां पे और भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं होगा। दो ही पार्टी है जिसके बीच में पावर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कभी ए जो है पावर में आ रहा है तो कभी बी पावर में आ रहा है। एक साल ए जीतता है तो अगले साल जो है या जब चुनाव होता है तब बी जीत जाता है। तो ऐसे बहुत सारे देशों में जो जहां पे दो पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, वहां पे जो पावर है वो दो पार्टीज के बीच में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। हालांकि बोला गया क्या कि वहां पे और भी पार्टीज हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का, क्योंकि वो जानती है वो पार्टी कि हम एक दो सीट जीत सकते हैं लेकिन पावर में नहीं आ सकते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग। सिर्फ दो पार्टी को जो है ये चांसेस है कि वो मेजोरिटी में आएगी, सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वो करेगी। सच ए सिस्टम, सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। अब देखिएगा, पहले बताया था मैंने क्या, वन पार्टी सिस्टम, अब है क्या, टू पार्टी सिस्टम। मतलब वैसा नेशन जहां पे दो पार्टियों के बीच में क्या होती है, पावर जो है चेंज होता है। वैसा नेशन जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, टू पार्टी सिस्टम बोलेंगे, है ना। वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, टू पार्टी सिस्टम बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। देखिए अमेरिका की बात कर रहा है, साथ में किसकी बात कर रहा है, यूके की बात कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में टू पार्टी सिस्टम है, यूएसए अमेरिका में कौन सी सिस्टम है, तो टू पार्टी सिस्टम है ना।
चलिए, इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others we call it a multi party system. देखिएगा, अब थर्ड जो है टॉपिक हम लोग पढ़ना है हम लोगों को मल्टी पार्टी सिस्टम। पहले हम लोगों ने पढ़ा वन पार्टी सिस्टम, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, टू पार्टी सिस्टम। अब जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आपसे यह प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इंडिया में जो है कौन सा सिस्टम जो है रन कर रहा है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी मैंने बताया था कि इंडिया में दो तो मेजर पार्टियां हैं और भी जो है थर्ड फ्रंट बना देती है कभी कभी, है ना। दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है पावर में नहीं आए, दोनों मेजोरिटी में नहीं आ पाई, ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, तो तीसरा जो है मिलकर जो है वो सरकार बना लेते हैं, थर्ड फ्रंट जिसको बोल रहे हैं हम। तो इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, समझिएगा बात को। तो वही बात बोली जा रही है कि इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, बोला जा रहा है कि इफ ज्यादातर पार्टियां जो है चुनाव में, इलेक्शंस में जो है कंपीट करती है, कंपटीशन करती है पावर में आने के लिए, और दो से अधिक पार्टियों के पास रीजन है, चांस है, किसका चांस है, दो से अधिक पार्टियों के पास चांसेस है पावर में आने का, या तो अपने स्ट्रेंथ पे लाए, अपने बल पे वो सरकार बना ले कोई एक पार्टी, या अलायंस के थ्रू गठबंधन वाली सरकार। अभी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जिसको बोलते हैं हम लोग अलायंस ही बोलेंगे, एनडीए। सिर्फ बीजेपी नहीं है बाबू अभी पावर में, समझिएगा, एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फुल फॉर्म एनडीए है। तो एनडीए जो है, समझिएगा, एनडीए कहने का मतलब क्या है, ये पार्टियों का क्या है, ये गठबंधन है, सिर्फ एक पार्टी नहीं है। हाँ, इसमें एक मुख्य पार्टी है, मेन पार्टी है, कौन सी, बीजेपी। अभी बीजेपी के पास वर्तमान में, जब 2024 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उस समय जो है बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आई, सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजोरिटी जो है बीजेपी को नहीं आई। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बीजेपी के पास जो है और भी पार्टियां शामिल हुई उस, है ना, उस सारे पार्टियां से अलायंस किया। लगभग 30 से ऊपर जो है ना पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है इस एनडीए में, है ना। 30 से अधिकतर जो है, 30 से अधिक जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी है इस एनडीए में, और सारे मिलकर जो है क्या बनाए हैं, सरकार बनाए हैं। उस अलायंस का नाम क्या दिया गया, उस गठबंधन का नाम क्या दिया गया है, एनडीए दिया गया है। तो यही यहां पे बात बोली जा रही है कि या तो कोई दो पार्टी जो मेजर है, जो मुख्य है, वो सरकार बना ले, या फिर जो रीजनल पार्टी है, जो स्टेट्स पार्टी आती हैं, वो पावर में है, वो कुछ सीट जीत कर आ रही है। जैसे 28 लोकसभा का अगर मान लिया जाए इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, लोकसभा का अगर इलेक्शन हो रहा है, समझिएगा बात को, अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है ना, और उस लोकसभा के इलेक्शन में समझिएगा मेजर पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस है, और भी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी जब पढ़िएगा तो वहां पे बताया जाएगा और भी नेशनल पार्टी है।
ये सारे नेशनल पार्टी है। अब मान लीजिए जाए कि बीजेपी के पास भी जो है मेजोरिटी नहीं आया, सरकार बनाने के लिए उतना सीट वो नहीं ला पाई, कांग्रेस भी नहीं ला पाई, तो क्या करेगी? अब ये पार्टियां जो है, जो रीजनल पार्टी है, जो स्टेट्स पार्टी है, जैसे में जेडीयू, डीएमके, टीडीपी, आरजेडी, है ना, तृणमूल कांग्रेस। अब समझिएगा कि अगर जो है दोनों में से कोई जो है मेजोरिटी में नहीं आई, अब ये बोलती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम जो है रोजगार देंगे, अगर बीजेपी बोलती है तो। और कांग्रेस बोलती है क्या, कि हम जॉब भी देंगे और गरीबों के लिए कुछ स्कीम भी लाएंगे, है ना। तो अब ये रीजनल पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वो बीजेपी के साथ मिल जाए जाकर और सरकार बना ले, या तो ये सारे जो है कांग्रेस के पास चले जाएं और कांग्रेस का सरकार बना दे, उसका अलायंस के साथ बना दे। और कांग्रेस का अलायंस को पहले यूपीए बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यूपीए। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम रख दिया गया है इंडिया, INDIA, है ना, इंडिया। तो ये रीजनल पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बीजेपी के साथ जाए या वो कांग्रेस के साथ जाए। थर्ड कंडीशन और हो सकता है। थर्ड कंडीशन यह हो सकता है कि ये सारी पार्टियां जो है ना तो बीजेपी के पास जाए और ना कांग्रेस के पास जाए, अपने ही जो है क्या बना ले, सारे मिलकर जो है सरकार बना ले। ऐसा भी तो हो सकता है, सरकार बना लेगी, थर्ड फ्रंट हो गई, दो मेजर पार्टी ऐसे ही ताकते रह गई, देखते रह गई, सरकार में पावर में वो नहीं आ पाई, और एक थर्ड फ्रंट बन गया और ये सरकार बना लिए। तो भारत में, इंडिया में कौन सा सिस्टम है? तो इंडिया में जो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और अगर कोई पार्टी अपने दम पे नहीं बल्कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर सरकार बनाती है, तो उसको कैसा गवर्नमेंट बोलेंगे? अलायंस वाला गवर्नमेंट बोलेंगे। कौन सा गवर्नमेंट? अलायंस, अलायंस, गठबंधन वाली सरकार बनेंगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि एनडीए, इसमें मेन पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जो है मेजोरिटी नहीं आ पाई, मेजोरिटी नहीं आया, उतना सीट वो जीतकर नहीं आए, तो इसके साथ जो है कम से कम 30 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो है मिल गई है और एनडीए सरकार, उस गठबंधन का नाम क्या दे दिया गया? एनडीए, और सरकार बना लिया। तो इंडिया में जो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है। दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, बोला जाए कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिजन। अब देखिएगा, कमिंग टुगेदर इन ए कोलिजन। देखिए भारत में बोला जा रहा है कि जहां पे अलायंस करके सरकार बनती है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने स्ट्रेंथ पे, अपने दम पे वो पावर में नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? वो कोलिजन वाला गवर्नमेंट बनाएगा, गठबंधन वाला, अलायंस करके भी बनाएगा, गठबंधन वाली सरकार बनाएगा। वेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ contesting elections and winning power, it is called alliance और ए फ्रंट। अब देखिएगा अलायंस का डिफिनेशन और फ्रंट का डिफिनेशन आपको यहां पे दिया हुआ है क्या, कि जब सेवरल पार्टियां
क्या करती है, मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ हाथ मिला लेती है, इलेक्शंस लड़ती है ना। ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, किस पर्पस के लिए जो है अपना हैंड्स ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए और वो पावर में आने के लिए। तो उसको जो है क्या बोला जाएगा, अलायंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अलायंस बोला जाएगा, या नहीं तो फ्रंट बोला जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल दे रहे हैं एनडीए का। एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग 30 से ऊपर पार्टी है, जिसमें से एक मेजर पार्टी है बीजेपी। अब एनडीए में क्या हुआ कि अलग अलग पार्टियों ने क्या किया कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जो है डिसीजन लिया, और चुनाव लड़ने के बाद जो है वो पावर में आए, सरकार बनाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, अलायंस बोला जाएगा। अलायंस का मतलब क्या हुआ, गठबंधन वाली सरकार। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है मेजॉरिटी नहीं आया है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उस सरकार में गवर्नमेंट को फॉर्मेशन नहीं कर पाया है, तो वो कैसा है भाई, तो अलायंस गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट है ना, गठबंधन वाली सरकार है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 such major alliances in 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। देखिए बोला जा रहा है कि भारत में, एग्जाम्पल के तौर पर भारत में देखिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए कि इंडिया में जो है देयर वर 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance and the Left Front। देखिए जब 2004 का पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हो रहा था 2004 में, आपका 2004 में, तो बोला जाए कि 3 अलायंसेस जो है मेजर, 3 अलायंसेस जो है दिखने को मिला, मतलब गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ा। एक है क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की बात हो रही है। एक एनडीए चुनाव लड़ता है, मतलब उसमें बहुत सारी पार्टियां होंगी शामिल, है ना। दूसरा है यूपीए, मतलब कांग्रेस वाली। अब इसका नाम क्या, यूपीए का नाम चेंज कर दिया गया, क्या, इंडिया कर दिया गया है। तो एनडीए हो गया एक एक अलायंस, वो एनडीए हो गया, एक अलायंस जो है यूपीए हो गया, और तीसरा अलायंस जो है, तीसरा फ्रंट जो है आपका क्या है, लेफ्ट फ्रंट। क्या, लेफ्ट फ्रंट। 3 अलायंस जो है वो इलेक्शंस जो है 2004 का पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो है कॉन्टेस्ट किया। द मल्टी पार्टी सिस्टम often appears very messy and leads to political instability। लेकिन देखिएगा मल्टी पार्टी सिस्टम को क्या बता रहा है, मेसी बता रहा है। क्या बता रहा है, मेसी बता रहा है। क्यों मेसी बोल रहा है, अब मेसी का मतलब क्या हुआ, समझिए कि वो जो मल्टी पार्टी वाली सिस्टम है वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है। क्या रहता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वो सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। अब क्यों नहीं कर पाएगी भाई, सरकार कैसे काम नहीं करेगा वो बताइए। देखिएगा मल्टी पार्टी सिस्टम में सरकार कैसे जो है आपका कैसे उसको, क्यों उसको इनस्टेबल बोला गया है वो देखिएगा। देखिएगा मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि अधिकतर जो है चांसेस यह रहता है कि शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी में आ पाए, बहुत रेयर हुआ है, कम हुआ है ना। जितना भी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें से 80 से 90% इलेक्शंस ऐसे हुए हैं जहां पे कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है।
अब समझिएगा, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आया, अलायंस वाली गवर्नमेंट बनेगी। कैसे बनेगी? अलायंस वाली, जिसको क्या बोल रहे हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बोल रहे हैं। कोलिजन वाली गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिजन वाली गवर्नमेंट बोलेंगे। कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन वाली सरकार। अब समझिएगा, गठबंधन वाली सरकार में क्या होगा कि मान लिया जाए बीजेपी है उस गठबंधन में, उस अलायंस में, उस कोलिजन गवर्नमेंट में बीजेपी है, जेडीयू है ना, टीडीपी है, हम है, एलजेपी है। समझिएगा, सारे पार्टियां का क्या है? गठबंधन है, अलायंस है। और वो मिलकर सब क्या कर रहे हैं? सरकार में है, सरकार जो है गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। अब क्या होगा? इनस्टेबल किस लिए बोला गया, क्यों बोला गया कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है क्या देखने को मिलता है? मेसी दिखने को मिलता है, इनस्टेबल दिखने को मिलता है। क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि देखिए, हो सकता है कि आगे जाकर बीजेपी और जेडीयू में बात ना बने, किसी एक बिल आए, स्कीम लाया जाए, है ना, कोई कानून पास करना है, तो हो सकता है बीजेपी उस कानून से सहमत हो, वो बीजेपी कानून को, उस बिल को लाना चाहती है। और हो सकता है कि जेडीयू उस बिल के खिलाफ हो कि नहीं, हम बिल लाना नहीं चाहते। टीडीपी भी चाहेगी कि नहीं, हम बिल को नहीं लाना चाहते, हम चाहती है कि हाँ बिल आना चाहिए, एलजेपी चाहती है कि हाँ बिल आना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी में कब तक है वो गवर्नमेंट में कब तक है? जब तक उसके पास मेजोरिटी है। अब ये सारी के पास सीट है, सारे लोग जो है कुछ ना कुछ सीट जीत कर गए हैं और सरकार में है, वो सरकार का फॉर्मेशन किए हुए। तो ये दो पार्टी जो है क्या कहेगी कि ना, ये बिल नहीं आएगा। और अगर कुछ पार्टी अड़ गई कि नहीं बिल आना ही चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यह होगा, उस कंडीशन में आपका यह होगा कि सरकार क्या हो जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। बीच में ही हम लोगों ने सरकार को, गवर्नमेंट को चुना था 5 साल के लिए, सरकार बना था 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल से पहले ही वो सरकार क्या होती है? कोलैप्स कर जाती है। तो इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को क्या बोला गया? मेसी बोला गया और इनस्टेबल बोला गया है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये इसका इनस्टेबल बोलना, मेसी बोलना, उसका ड्रॉबैक्स है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या है? ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स मतलब कमियां है, उसकी नाकामी को बता रहा है कि ऐसा होता है। काम जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? काम बहुत स्लो होता है, बहुत लंबा समय ले लेता है। डिसीजन लेने में लोग जो है क्या करते हैं? लंबा समय लेते हैं। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में एक अच्छा है, उसमें चीन की बात हो रही है अब कि वन पार्टी सिस्टम में अच्छा माना जाएगा कब? वहां पे डिसीजन तेजी से लिया जाएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिसीजन क्या होगा? डिसीजन लेने में जो है समय लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे पार्टियों को क्या करना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम, at the same time, this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. लेकिन एक तरफ बोल रहा है क्या आपका, एक तरफ बोल रहा है कि उसका ड्रॉबैक्स है, मल्टी पार्टी सिस्टम इनस्टेबल है, मेसी है। दूसरी तरफ बोल रहा है क्या कि मल्टी पार्टी सिस्टम का बेनिफिट्स यह है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में ज्यादा ओपिनियंस दिखने को मिलता है, ज्यादा व्यूज आएगा, ज्यादा सोच आएगा। हम लोगों के पास क्या होगा? ऑप्शंस होंगे। लोगों के पास क्या है? ऑप्शंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होगा। जितना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगी उतना ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन होगा, उतना ओपिनियंस आएगा, है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। मतलब एक तरफ
मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है ड्रॉबैक्स बता रहा है, उसकी कमियों को बता रहा है। दूसरी तरफ जो है मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है क्या बता रहा है, बेनिफिट्स बता रहा है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन आएगा कि कौन सी पार्टी क्या विचार रखती है, क्या सोचती है, कौन हमारे लिए जो है काम करेगी, कौन हमारे लिए सोचती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। सो विच ऑफ दिस इज बेटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर है, कौन सा बेटर है, आप बताएं। Perhaps the best answer is to this very common question is that this is not a very good question. देखिए इस कॉमन क्वेश्चन का बोला जा रहा है कि बेस्ट आंसर क्या है, सही आंसर यह है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो बोला जा रहा है कि इसका सही आंसर यह है, इसका करेक्ट आंसर यह है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही सही नहीं है ना। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। इट evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections। देखिए बोला जा रहा है क्या कि पार्टी सिस्टम जो है, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। बोला जाए कि कौन सा सिस्टम जो है होनी चाहिए, ये कोई कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम, इस सिस्टम को आने में बहुत लंबा प्रोसेस लगा है, लंबा समय लगा है। किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी का नेचर कैसा है। डिपेंड किस पे करता है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, कि वहां का सोशल डिवीजन कैसा है, रीजनल डिवीजन कैसा है, इसके ऊपर जो है किसी भी कंट्री का जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है कि वन पार्टी होनी चाहिए, कि टू पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, कि थ्री पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, ये वहां के सोसाइटी का ऊपर जो है डिपेंड करता है, रीजनल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, उसके राजनैतिक इतिहास के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पॉलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है, एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, और वहां के इलेक्शंस का जो सिस्टम रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी नेशन जो है कौन सा पार्टी सिस्टम वहां पे लागू करेगी। These cannot be changed very quickly। बोला जा रहा है कि ये बदलना, ये चेंज करना इतना आसान नहीं है। Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances। For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such large country is not easily absorbed by two or even one थ्री पार्टी या मल्टी पार्टी। देखिए बोला जा रहा है कि किसी भी नेशन का ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं है। हर एक कंट्री में जो है कोई भी पार्टी सिस्टम हो वो डेवलप्ड होता है, उसके कंडीशंस के अनुसार डेवलप्ड होता है, कुछ उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ रीजन्स होता है। बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल
इन इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब अगर इंडिया में जो है, इंडिया में लागू है या इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम अगर है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा कि इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या कारण रहा है भाई? इट इज बिकॉज the social and geographical diversity in such large country is not easily absorbed by two or even three parties। देखिए, बोला जा रहा है कि इसका जोग्राफिकल एरिया इतना डाइवर्स होने के कारण, डाइवर्सिटी होने के कारण, भारत में विविधता होने के कारण इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को चूज किया गया है। समझिएगा, इतनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब अब क्या है, समझिएगा बात को। डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। देखिए, अगर बोल दिया कि डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, सोशल कंडीशन के हिसाब से, सोशल डिवीजन के हिसाब से डाइवर्सिटी है। पिछले चैप्टर्स में भी हमने बताया था क्या, कि हम लोगों का लैंग्वेज अलग है ना, हम लोगों का रिलीजन अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों का फूड हैबिट्स अलग है। क्या है? फूड हैबिट्स अलग है, फूड हैबिट्स अलग है। साथ में क्लॉथिंग अलग है ना। लैंग्वेज, इंडिया में 28 स्टेट्स है। हर स्टेट्स में देखते हैं, हर स्टेट्स का लैंग्वेज क्या होता है, वेरी करता है। एक स्टेट्स का भी एग्जांपल ले लीजिए तो सेम स्टेट्स में भी अलग अलग टोन हो जाता है। रिलीजन अलग है, रिलीजन के आधार पे जो है लोग बटे हुए हैं। कल्चर अलग है, लोगों का कल्चर सबका क्या है, अलग अलग है। फूड हैबिट्स जो है वो भी अलग है। नॉर्थ इंडिया के लोग कुछ और खाना पसंद करते हैं, साउथ इंडिया के लोग कुछ और खाना पसंद करते हैं। क्लॉथिंग सेंस अलग हम लोग कास्ट में भी बटे हुए हैं, है ना। तो ये देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, ये तो कुछ एग्जांपल सिर्फ दिखा दिया गया है। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या दो पॉलिटिकल पार्टी या तीन पॉलिटिकल पार्टी जो है सभी लोगों की समस्याओं को नहीं समझ सकता है, नहीं सुन सकता है। तो इसलिए सभी स्टेट्स के लोगों को समस्याओं को सुनने के लिए वहां के लोकल पार्टीज जो है ना वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए डाइवर्सिटी होने के कारण, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के कारण इंडिया में जो है सोशल डाइवर्सिटी होने के कारण, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के कारण इंडिया में जो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम को जो है लागू किया गया है या चूज किया गया है। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। देखिए बोला कि कोई भी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है सभी कंट्री के लिए आइडियल या अच्छा नहीं होगा। अब समझिएगा, चाइना में हमने बताया, चाइना में बताया क्या, चाइना में बताया कि वन पार्टी सिस्टम है ना। अब चाइना में वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम लागू करिए, देखिए चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम लागू कीजिए। क्या चाइना के लोगों के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा होगा? नहीं मानेंगे लोग, है ना। वहां जो विधि व्यवस्था है, जो वहां जिस तरीके से शासन किया जा रहा है, लोग उसी में जो है
ठीक है, अपने आप को सही मानेंगे। तो कोई भी सिस्टम जो है सभी देशों के लिए, कोई भी सिस्टम, चाहे वो वन पार्टी सिस्टम हो, चाहे वो टू पार्टी सिस्टम हो, या चाहे वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम सभी देशों के लिए सही नहीं होगा। जैसे अमेरिका में देखा हमने कि टू पार्टी सिस्टम है, अमेरिका के लोग जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि कोई भी सिस्टम जो है, मतलब वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है सभी देशों के लिए सही नहीं माना जाएगा, है ना। अब आपके सामने, है ना, नेशनल पार्टीज आता है, और इसके आगे का जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत जो है आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना। अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे, किसी भी लाइन में आपको समस्या हो तो आप कमेंट से, है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर जो है ना वहाँ पे अपना कमेंट पेस्ट कर सकते हैं, और अगर पोस्ट करोगे आप लोग तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, या आपसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि।